सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं गॉस लॉ के बारे में। और गॉस लॉ को समझने से पहले आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना ज़रूरी है, जो कि मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। जैसा कि आपको पता ही है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक पर्टिकुलर एरिया है जिसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ये है, और यहाँ पर आप लोग पुट कर देते हो एक इलेक्ट्रिक चार्ज। इस इलेक्ट्रिक चार्ज में से निकलेंगी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि कुछ इस एरिया से होकर निकलेंगी। तो इस एरिया से होकर गुजरने वाली जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वही उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, जिसको हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई मल्टीप्लाई बाय ये जो आपका टोटल एरिया वेक्टर है उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं कि इसका एरिया कितना है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकल के आ जाती है। वहीं अगर आप लोग बात करते हो किसी क्लोज्ड सरफेस की जो कि आर्बिटरी है, यानी कि जैसा भी हो सकता है वो कैसा भी हो सकता है, उसके पास अगर आप लोग कोई चार्ज रखते हो तो उस चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाकर के इस क्लोज्ड सरफेस के आउटर सरफेस से जाके टकराएंगी। और जब ये टकराएंगी तो आप लोग एक चीज़ देखोगे कि दूसरी तरफ किसी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आती हुई फील होती है, ठीक है। लेकिन अगर ये क्लोज सरफेस खाली है, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, तो आप लोगों को एक चीज़ जानने को मिलती है कि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई नहीं, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं गई तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू तो जीरो ही होगी, ठीक है। तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से गुजरती हैं? फिर तो इनके लिए जाने के लिए एक ही रास्ता बचता है, और वो है इस क्लोज सरफेस की आउटर सरफेस, यानी कि ये सरफेस से होकर गुजरता है। इसकी एक अपनी एक डीप स्टडी है, कभी हम लोग इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ देखने को मिलती है कि आउटर सरफेस पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो टर्मिनेट हो जाती हैं और दूसरी तरफ से बाहर निकलती है, ठीक है। यानी कि एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमेशा किसी क्लोज सरफेस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी, आउटवर्ड। ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि इस इलेक्ट्रिक चार्ज को उठा के इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर बंद कर दूं, तो उस समय इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, और उस समय इसके टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका जो तरीका है वो दिया था द ग्रेट साइंटिस्ट गॉस ने, जिसको हम लोग गॉस लॉ कहते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है, कि गॉस लॉ के स्टेटमेंट में कहा क्या गया है। गॉस लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई थ्रू एनी closed surface also called a Gaussian surface is equals to the net charge enclosed divided by the permittivity of the free space epsilon naught। भाई कहने का मतलब ये है कि गॉस ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसको एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखा गया है, तो वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बाहर निकालेगा ही। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज सरफेस से हमेशा आउटवर्ड निकलती हैं। तो वो जो बाहर निकलता हुआ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स होगा, जो कि यहाँ पर इस एरिया इस आउटर सरफेस पे देखने को मिलेगा, वो कितना होगा कि टोटल चार्ज जो कि इस क्लोज सरफेस के अंदर है डिवाइडेड बाय इसकी परमिटिविटी, फ्री स्पेस की परमिटिविटी, ठीक है। यानी कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसा गॉस ने क्यों कहा है, इसको प्रूफ करेंगे हम लोग एग्जाम्पल की मदद से, जो कि आपको आपकी बुक के अंदर भी मिल जाएगा। वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कि मान लीजिए पॉजिटिव है, उसको हम लोगों ने कंसिडर किया है, और उसके आसपास हम लोग एक स्फेरिकल सरफेस बना देते हैं, ठीक है। इस वक्त हम लोगों ने सबसे अच्छी सिमेट्री उठाई है, ईजी सिमेट्री उठाई है, जिससे आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए। तो अब क्या होगा कि ये जो चार्ज है वो तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालेगा। उससे पहले मान के चलिए कि ये जो आपका स्फीयर है, इसकी इस पॉइंट से जो रेडियस है वो आर है, कैपिटल आर है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा ये चारों दिशाओं में निकालेगा, मतलब चारों डायरेक्शंस के अंदर निकालेगा, और ये आउटवर्ड निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाहर एक तरीके की जो सरफेस बनेगी जो कि इमेजिनरी सरफेस होगी, ठीक है, उसको गाउसियन सरफेस भी कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको और भी अच्छी तरह तब समझ में आएगी जब हम लोग इस चीज़ के एप्लीकेशंस करेंगे। फिलहाल इस चीज़ को समझ लीजिए। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ भी निकलेगी, मतलब आउटवर्ड निकलेगी, तो ये एक फील्ड जनरेट करेगी, एक सरफेस जनरेट करेगी, जिसको गाउसियन सरफेस कहा जाता है, ठीक है। अब हमें मालूम है कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से लगने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी जो वैल्यू होगी वो E इज इक्वल्स टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन में Q अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। ये बात हम लोग जानते हैं कि एक जो चार्ज Q है वो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है।
अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? फ्लक्स यानी कि फाई इज इक्वल्स टू में ई वेक्टर डॉट डी ए वैक्टर या फिर ए वैक्टर, जो भी उसका एरिया होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये फील्ड हर डायरेक्शन के अंदर लग रही है तो एक साथ इस चीज़ को कैलकुलेट करना मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी कंटिन्यूसली, ठीक है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस चीज़ का। तो एक साथ पूरे एरिया पे आप लोग फ्लक्स नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा जो एरिया है उसको कंसिडर करेंगे। तो यानी कि कुछ इस तरीके से ये सेंटर से जाता हुआ एक एरिया है जिसको हम लोगों ने डेल्टा एस मान लिया है, जो कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो कुछ इस तरीके से आउटवर्ड जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, तो इन दोनों की दोनों वैल्यूज़ को हम लोग पुट कर देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले में, यानी कि डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू में 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डेल्टा एस। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो ये इस एक पर्टिकुलर एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाती है। याद रखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर ये होगा फ्लक्स और ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें पूरे स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे कितने एरिया होंगे? बहुत सारे एरिया होंगे, तो उन सभी एरिया का हमें इंट्रीगेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें देखने लायक। अगर इस चीज़ को मैं डिस्क्रीट मान के चलता हूँ, यानी कि अगर मैं कहूँ कि इस पर्टिकुलर पूरी बॉडी के अंदर, स्फीयर के अंदर 5 या 6 इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है जो कि गिनी जा सकती है, तो उसको हम लोग समेशन करके ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैंने बात की है कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। अब वहाँ पर तो हम लोग इसको डिस्क्रीट नहीं मान सकते, तो यहाँ पर हमें समेशन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इंट्रीगेशन करना पड़ेगा। मतलब दोनों का एक है, लेकिन दोनों को करने के तरीके अलग अलग है। समेशन यानी कि सीधे सीधे आप लोग अर्थमेटिक तरीके से जोड़ते हो, एल्जेब्रिक तरीके से जोड़ते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये जो इंट्रीगेशन होता है वहाँ पे आप लोग पूरी बॉडी को एक साथ इंट्रीगेट करते हो, तो इसको इंट्रीगेट को आपको करना पड़ेगा। तो सारे एरियाज को जब आप लोग इंट्रीगेट करोगे तो इस फाई को जब इंट्रीगेट करेंगे और उसकी लिमिट होगी एस, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो स्फीयर है उसको एस माना है हम लोगों ने, इज इक्वल्स टू में क्या होगा, यहाँ पर इस पूरे का इंट्रीगेशन होगा, यानी कि 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर एस। डेल्टा एस नहीं होगा, सारे के सारे एस आ जाएंगे, ठीक है, पूरा का जोड़ देंगे हम लोग इस चीज़ को। तो जब आप इसका इंट्रीगेशन करोगे तो ये एस कब बाहर आएगा, इस एस की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, इस एस की जगह आप लोग एरिया ऑफ द स्फीयर लिख सकते हो, क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस है। एरिया ऑफ द स्फीयर होता है 4πr², तो 4πr² रख देंगे तो ये पूरा बाहर आ जाएगा, यानी कि फाई इज इक्वल्स टू में 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4πr²। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई, ठीक है, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। यानी कि जो टोटल फ्लक्स इस पूरे स्फेरिकल सरफेस से बाहर निकलेगा उसकी वैल्यू निकलेगी फाई इज इक्वल्स टू में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन, जैसा कि गॉस ने कहा था। यानी कि किसी पर्टिकुलर चार्ज को अगर किसी क्लोज सरफेस में रखा जाए तो उस समय इसका पूरा जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू उस टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय उसकी परमिटिविटी, यानी कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी के बराबर होगी, डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से इस थ्योरम से, इस गॉस थ्योरम से हम लोग क्लोज्ड सरफेस के अंदर जब आप चार्ज रखते हो तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। इसको और भी अच्छी तरह समझने के लिए हमें इसके बहुत सारे एप्लीकेशन समझने पड़ेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। अब इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब चूंकि मैंने क्या किया था, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा था, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन अगर मैं इसके अंदर नेगेटिव चार्ज रख दूँ तब क्या होगा, तब हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ जाती हैं जो भी जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो उस समय बाहर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो अंदर की तरफ जाएंगी। बट स्टिल वो अंदर की तरफ जाएंगी तो वो इसके आसपास एक गाउसियन सरफेस तो जरूर बनाएंगी। और उस समय भी अगर हम लोग चाहते हैं कि हम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें तो हमें इसकी ये जो ओरिजिनल सरफेस और गाउसियन सरफेस इन दोनों के फ्लक्स को एक दूसरे से माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें वैल्यू निकल के आएगी हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आपके पास कोई कप है जिसके अंदर आप लोगों ने गरम गरम कॉफ़ी रखी है, तो उस कॉफ़ी की वजह से, गर्म कॉफ़ी की वजह से उस कप के आसपास भी जब आप लोग अपना हाथ लेके जाओगे, छूइए मत कप को, तो आप लोगों को उस कॉफ़ी की हॉटनेस महसूस होगी, मतलब वार्मथ महसूस होगी, क्योंकि बहुत दूर दूर तक जो है इसकी गर्मी बाहर निकलती है, ठीक है। तो वो जो इमेजिनरी सरफेस है वो उसकी इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कही जा सकती है। समझ रहे हैं आप लोग? इस एग्जाम्पल से आपको गॉसियन सरफेस का क्लियर हुआ होगा।
बाकी आगे जब एप्लीकेशंस हम लोग अभी पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये हो जाता है गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम का प्रूफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको एक क्वेरी आ रही है, कोई क्वेश्चन आ रहा है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।